तो फेब मार्च 25 में सबसे पहले वेव से रिलेटेड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ट्राई करके देखते हैं। फिर उसके बाद हम किसी और कैटेगरी को देखते हैं। ओके, नंबर 4 से आपको वेव का क्वेश्चन मिल रहा है। और नंबर 3 भी एक बार चेक कर लेते हैं। वो मोमेंटम है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेव से रिलेटेड है। अच्छा, नॉर्मली नंबर 5 4 इस तरह से आपको वेव का कोई भी मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई नंबर स्पेसिफिक हो। ठीक है, अगर क्वेश्चंस शॉर्ट होते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, लेंदी होती है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो फेब मार्च 25 का क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। A device containing a microwave emitter and a receiver is placed in front of a large metal sheet in a vacuum as shown. The line XY is perpendicular to the metal sheet and the device emits microwaves of frequency 6.3 gigahertz. तो ये जो एमिट आउट कर रही है फ्रीक्वेंसी वो गिवन है 6.3 गीगाहर्ट्ज। और फर्स्ट पार्ट है व्हेन द डिवाइस इज एट पोजीशन पी a stationary wave is formed between the device and the sheet. Explain how the stationary wave including the nodes and antinodes is formed. ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के जो कंपोनेंट्स हैं अगर आप उन्हें इग्नोर करते हो तो आपको याद होगा कि ये कॉपी पेस्ट आंसर है। मतलब वेव फॉरवर्ड जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी, एक पॉइंट पे मीट करेगी, वहां पर नॉट एंटी नॉट बनेंगे और फिर वो स्टेशनरी वेव बन जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है कि उन्होंने आपको अब कंपोनेंट्स के नाम दे दिए, लाइक डिवाइस इज एट पोजीशन पी, स्टेशनरी वेव इज फॉर्म बिटवीन द डिवाइस एंड शीट। ठीक है। तो अब आपने इनको अपने आंसर में इंक्लूड करना है क्योंकि अब ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया, अब 2 मार्क का नहीं है ये। ठीक है, जब 2 मार्क का होता है तो फिर हम डेफिनेशन लिख देते हैं सिर्फ। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे जैसे उन्होंने कहा था कि माइक्रोवेव एमिट हो रही है और एमिट होने के बाद वो मेटल शीट की तरफ जाएगी और उसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही एमिटर है और ये खुद ही रिसीवर है। ठीक है, तो ये खुद एमिट करेगा, वेव्स आगे जाएंगी और फिर जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी तो ये खुद ही उन्हें डिटेक्ट करेगा, खुद ही रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो कुछ हमें नया नहीं चाहिए। तो बहुत इजी है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोवेव्स रेडिएशन स्ट्राइक्स द मेटल शीट। अच्छा, हमारा बेसिक फॉर्मेट आंसर का वही है कि रिफ्लेक्ट होकर वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो स्टैंडिंग वेव बनेगी क्योंकि दोनों साइड्स पे पॉइंट्स फिक्स हैं। ठीक है, ना तो ये एमीटर अपनी जगह से हिल रहा है ना ये शीट। तो जो भी वेव बनेगी वो इन दो पॉइंट्स के बीच में बनेगी। ठीक है, इससे आगे पीछे ट्रैवल नहीं कर सकती, तो इस वजह से स्टैंडिंग वेव। तो मेटल शीट को स्ट्राइक करेगा या स्क्रीन को स्ट्राइक करेगा और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। एंड रिफ्लेक्टेड बैक विथ सेम फ्रीक्वेंसी। जब मीडियम चेंज होता है तो फिर आपके पास वेवलेंथ और स्पीड में चेंज आता है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल रिफ्लेक्शन हो रही है तो सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और दूसरी बात ये, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी वैक्यूम की, तो इसका मतलब है मीडियम एक ही है, तो जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, एक बात तो ये हो गई यहाँ पर। अब दूसरी बात ये होगी कि अब एक जो ट्रैवल कर रही थी और एक रिफ्लेक्ट होकर जो आ रही थी, अब वो वेव्स एक पॉइंट पर मिलेंगी और वो सुपरपोज करेंगी। ठीक है, और सुपरपोज करने के बाद फिर आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोथ वेव्स
सुपरपोज एट अ पॉइंट फॉरवर्ड मूविंग एंड रिफ्लेक्टेड वेव मीट। और दूसरी बात, आपको एक और इसमें क्लियरली पता है कि अगर उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इसका मतलब है वो फेज में है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इसका मतलब है वो एंटी फेज में है, यानी उसमें एंटी नोड बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, व्हेन फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू जीरो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इंक्रीजेस कॉल्ड एंटी नोड्स। और दूसरी बात, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, व्हेन फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिक्रीजेस कॉल्ड नॉट्स। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा इसका सिनेरियो हो गया, मतलब मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा 4 मार्क का था, तो इसलिए सारी डिटेल मेंशन करना जरूरी थी यहाँ पर। और बी पार्ट है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव्स। बहुत आसान है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी उन्होंने आपको दी है, तो फ्रीक्वेंसी देने का मतलब ये है कि वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज करेंगे। ठीक है, और वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के लिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी भी दी थी गीगा हर्ट्स में, और स्पीड की वैल्यू की जगह पर हम स्पीड ऑफ लाइट यूज करेंगे। 6.3 गीगा हर्ट्स। गीगा हर्ट्स का मतलब हुआ एक्सपोनेंट 9, 6.3 +9, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 6.3 एक्सपोनेंट 9, 0.0476, यानी 0.0476 आ रहा है, तो 0.048 कर देते हैं। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट है, एट पॉइंट पी द रिसीवर डिटेक्ट्स अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव। तो पॉइंट पी पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, यानी पॉइंट पी पर बनेगा एंटी नोड। ठीक है, तो पॉइंट पी पर बनेगा एंटी नोड। द डिवाइस इज मूव्ड स्लोली फ्रॉम पॉइंट पी along the line xy, and receiver detects a series of minimum and maximum amplitude। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की सीरीज बन रही है, यानी नॉड एंटी नोड बन रहे हैं इन शॉर्ट। द फर्स्ट टाइम a minimum amplitude is detected by the receiver when device is at point q। तो जब पॉइंट क्यू पर थी तो उस वक्त उसने डिटेक्ट किया मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ नॉड। ठीक है, यानी क्यू पर उसे नॉड मिला। और डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू।
तो पी और क्यू का डिस्टेंस बताना है आपने। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब उन्होंने कहा है कि अगर डायग्राम अगर आप देखो, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पी है और ये क्यू है। तो उनके अकॉर्डिंगली बात ये हो रही है कि उन्होंने कहा कि क्यू पर, अच्छा जब तक पी की बात हो रही थी, इसको पहले हटाते हैं। अच्छा अगर आप इस पूरी डायग्राम को एक जर्नली देखो, तो सिंपल सी बात है कि पी जो है वो बिल्कुल आपके पास एंड पॉइंट है, तो वो नॉड होगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि क्यू पर भी मिनिमम एम्पलीट्यूड है। मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है यहाँ पर भी नॉड बनना चाहिए। तो इसका मतलब है पी पर भी नॉड बनेगा और क्यू पर भी नॉड बनना है। ठीक है। उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब आप इसे आगे लेकर आए रिसीवर पे तो पता चला क्यू पर भी मिनिमम एम्पलीट्यूड है, यानी नॉड बन रहा है। नॉड बनने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक आपके पास ये वेव आएगी। ठीक है। और इसके बाद वाली वेव जो है वो फिर आगे जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और इसी के साथ अगर आप क्वेश्चन को दोबारा से देखो कि पॉइंट पी पर जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, अच्छा बल्कि सॉरी, पी पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था। नॉड नहीं बनेगा यहाँ, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो वेव थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आपको इस तरह का सिनेरियो मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है एंटी नोड, और एंटी नोड से हम नॉड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला आपको यहाँ पर एंटी नोड नजर आएगा पी पर, और क्यू पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको नॉड नजर आएगा। ठीक है। तो ये करेक्शन हो गई, पी पे नॉड नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी से क्यू तक आपके पास सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। तो अब आप ये बताओ कि ये वाली जो वेव है इसे हम कितना कंसिडर करें, हाफ, क्वार्टर, थ्री फोर्थ, डबल, क्योंकि इसके सामने इसकी रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये वन फोर्थ है। ठीक है। ये वेव वन फोर्थ पार्ट है वेवलेंथ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी से क्यू तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो वन फोर्थ बन रहा है, उनकी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि पी पर जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी एंटी नोड बनेगा। तो हमने एंटी नोड बनाया और क्यू की जगह पर नोड बना दिया। तो एक एंटी नोड है और एक नोड है। तो एंटी नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो λ/4 के इक्वल आ रहा है, यानी क्वार्टर। तो वन बाय, सॉरी, लैम्डा की वैल्यू जो गिवन है, लैम्डा भी हमने कैलकुलेट किया था 0.048। इसे डिवाइड करना होगा हमें 4 से, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा पी और क्यू के डिस्टेंस का 0.012। ठीक है, ये भी आसान था। लास्ट पार्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ द माइक्रोवेव एमिटेड बाय द डिवाइस इज इंक्रीज्ड। तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी और फ्रीक्वेंसी अनचेंज है। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करें और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। ये एक बात हो गई यहाँ पर। और दूसरी बात, द डिवाइस इज मूव्ड अलोंग द लाइन एक्स वाई, फिर से आप इसे मूव कर रहे हो एक लाइन एक्स वाई में, क्यू से, अब क्यू से आगे लेकर जा रहे हो क्योंकि क्यू तक तो हम ले आए थे, नेक्स्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की तरफ जो कि आर पे डिटेक्ट हुआ है। अब वो पूछ रहे स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द डिस्टेंस क्यू आर इज ग्रेटर देन या लेस देन और द सेम एज डिस्टेंस पी क्यू। अच्छा, चेंज हुआ है सिर्फ इंटेंसिटी में, चेंज आया है सिर्फ इंटेंसिटी में। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। पहले हम पी से क्यू तक गए थे और हमने एक डिस्टेंस फाइंड किया, और उस वक्त कुछ चेंज हुआ नहीं था। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा चेंज वहां पर लिखा नहीं था। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आप क्यू से और आगे गए और अगला आपको एंटी नोड मिल रहा है आर पे। तो अगला एंटी नोड होगा इसके बाद, मतलब कोई भी एक लाइन पे पॉइंट आर आ जाएगा, वहां पर आपको अगला एंटी नोड मिलेगा। ठीक है, मेन फोकस जो है वो ये है कि उन्होंने आपको इंटेंसिटी का रेफरेंस दिया इस बार।
कि अगर ये जो इंटेंसिटी बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि क्या चेंज आना चाहिए। अब आपको एक चीज याद होगी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, दोनों में से कोई भी आप एक्सपेरिमेंट का अगर फॉर्मूला का रेफरेंस लो, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, तो ये जर्नल पूछा उन्होंने। तो अगर आपको यंग डबल स्लिट का फॉर्मूला याद है, एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूला में भी देखो तो इंटेंसिटी तो कहीं था ही नहीं, तो इंटेंसिटी का इम्पैक्ट तो इस पे आ ही नहीं रहा था, डिस्टेंस पे खास तौर पे। ठीक है, फ्रिंजेस पे नहीं, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का तो कोई इफेक्ट है नहीं, एम्पलीट्यूड पे आता है। और इसी तरह से आप जो दूसरा फॉर्मूला यूज करते हो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमम और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं वो इस पे डिपेंड ही नहीं करती। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, इसको आप डिस्प्लेसमेंट की जगह ना स्पेसिंग कर देना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फिर वर्टिकल भी तो हो सकता है, तो उससे फिर ये कॉन्सेप्ट जाएगा कि आप एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो। तो इसे स्पेसिंग कर देते हैं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी के। तो इट विल रिमेन्स द सेम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वर्ड मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड होता है, और इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ये चीज़ हमें पता है। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट की टर्म को चेंज करके स्पेसिंग कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक वेव का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं था, ना ज़्यादा टिपिकल था। उसके अलावा फिफ्थ पार्ट भी वेव्स का है। अ स्टेशनरी लाउड स्पीकर emits sound of constant frequency. A microphone is placed near to the loudspeaker and connected to a CRO. The trace on the screen of the CRO is shown in figure 5.1. तो ये आपके पास ट्रेस आए। ठीक है, the time base of the CRO is set to this value, 5 exponent minus 4 seconds per centimeter. Speed of the sound emitted by the loudspeaker is 330 meter per second. Determine the wavelength of the sound. वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके पास ये होगा कि सबसे पहले आपको टाइम की वैल्यू देखनी है कि एग्जैक्ट टाइम की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू होगी, यानी टाइम पीरियड बेसिकली, तो उन्होंने कहा है कि 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेकेंड्स हैं 1 सेंटीमीटर में। तो 5 × 10⁻⁻⁴। अभी आप ये देखो, इसका यूनिट आप साथ लिखोगे ना तो समझना आसान हो जाता है, सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आप डायग्राम में देखो तो उन्होंने सेंटीमीटर को एक्सप्लेन किया है कि सेंटीमीटर कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो, तो यहाँ पर आपके पास अगर वेव की बात की जाए, तो अगर हम क्रस्ट से काउंट करते हैं, लेट सपोज, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एक वेवलेंथ बन रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब आप ये देखो कि इन्होंने कहा है कि 5 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर। फिर दोबारा 1 2 3 4 5, ये फिर से 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप पूरी डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हो, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन की वजह से लेंदी कर रहा हूँ यहाँ पर। 1 2 3। अच्छा, अब यहाँ पे एक और से देखना आप, ये 3 बॉक्सेस हैं और ये मिड में है। ये मिड वाला बॉक्स और ये मिड वाला बॉक्स, तो ये मिड और मिड मिलकर फुल एक बॉक्स बना देंगे। तो ये हो रहे हैं 4 बॉक्सेस। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 और 4 बॉक्सेस, 5 सेंटीमीटर 4 बॉक्सेस। 4 बॉक्सेस का मतलब हुआ 0.8। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तो कंप्लीट हो रहा है, 1 + 1 + 1, और लास्ट में जो आ रहा है वो आया है 0.8, क्योंकि वहाँ पे 4 बॉक्सेस पूरे हो पाए हैं, तो वहाँ पे 1 नहीं आ पाया। तो टोटल आपके पास जो एक वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ आपके पास 5.8 सेंटीमीटर्स में बन रही है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5.8 सेंटीमीटर में, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कैपिटल टी लिखा है, कैपिटल टी का मतलब है टाइम पीरियड, यानी टाइम टू कंप्लीट वन वेव। तो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट तो सबको ही पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एक वेव की बात हो रही है। ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमने वन वेव को कंसिडर किया है। तो अब आप ये देखो कि इसमें से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक का इन्वर्स है एक का पॉजिटिव है। तो बचेगी जो वैल्यू वो सिर्फ टाइम की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास इससे टाइम कैलकुलेट करना इजी होता है। 2.9 एक्सपोनेंट -3 सेकेंड्स। और v इज इक्वल्स टू λ/t। क्योंकि वेवलेंथ फाइंड आउट करना था ना, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। f की जगह पर हमने डायरेक्ट 1/t ले लिया। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, स्पीड की वैल्यू है 330, टाइम पीरियड की वैल्यू है 2.9 -3, और आफ्टर कैलकुलेशन 0.96 मीटर। और बी पार्ट है, द लाउड स्पीकर नाउ मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन while emitting the same sound of constant frequency, the period of the trace on the CRO increase continuously। तो इसका टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द लाउड स्पीकर। तो फ्रीक्वेंसी वही है, टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। तो टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी अब कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि टाइम ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब है वेव देर से कंप्लीट हो रही है। तो वेव देर से कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो व्हेन टाइम पीरियड इंक्रीजेस, क्योंकि दोनों वैसे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जो लाउड स्पीकर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ था मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हाइल एमिटिंग द सेम साउंड। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है तो वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो जैसे हम स्पेस फिजिक्स में रेड शिफ्ट लिखते थे ना, या डॉपलर्स इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, कि जब आप दूर जाते हो
तो वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाउड स्पीकर इससे दूर जा रहा है। लाउड स्पीकर इज मूविंग अवे फ्रॉम माइक। और इसमें उन्होंने कहा था टाइम पीरियड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है चेंज तो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ने का मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट के सोर्स जो है वो दूर जा रहा है। और टाइम पीरियड कंटिन्यूअसली बढ़ने का मतलब ये हुआ कि चेंज भी आ रहा है, यानी बॉडी एक्सेलरेट भी कर रही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया रिलेटेड टू वेव्स। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। cylindrical copper wire P of length 0.24 meter. The current in the wire is 0.85 ammeter, ampere. Resistance of the wire is 3.3 milli ohms. Total number of charge carrier, it means capital N, वो इतने हैं। रेजिस्टिविटी जो है वो कॉपर की वो इतनी गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर। तो इतनी सारी क्वांटिटीज दी हैं, इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट तो इजी होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करके देखते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, क्योंकि करंट की वैल्यू भी हमें गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो इसके हिसाब से तो ये इजी है। 0.85, 3.3 मिली ओम्स। मिली का मतलब होगा यहाँ पर -3। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। जाएगा 2.8 -3 वोल्ट्स। बी पार्ट है शो दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू थी गिवन, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। R इज इक्वल्स टू, क्योंकि जितनी क्वांटिटीज गिवन है ना उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको यही फॉर्मूला याद आएगा इससे रिलेटेड, रेजिस्टिविटी से। और एरिया के लिए आप जब इसे रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है 1.8 -8 इंटू लेंथ। लेंथ कितनी थी? 0.24। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 3.3 मिली ओम्स। तो इसमें आप रफली चेक कर लो, वैसे आंसर तो वही आएगा क्योंकि वैल्यूज तो सारी उन्हीं की दी हुई हमने यूज की है, फॉर्मूला भी सही है, तो आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, 1.309 एक्सपोनेंट -6 आ रहा है, तो सही है आंसर भी। और सेकंड पार्ट है शो दैट द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन द वायर इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो नंबर डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, यानी स्मॉल n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की जगह पर हम एरिया इंटू लेंथ कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन ही नहीं है। नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है 2.6 एक्सपोनेंट 22।
और एरिया की वैल्यू जो है वो अभी अभी कैलकुलेट की है, बल्कि प्रूफ की है, 1.3 -6। लेंथ की वैल्यू जो है वो है 0.24। तो 2.6 एक्सपोनेंट 22 डिवाइडेड बाय 1.3 एक्सपोनेंट -6.24 हो जाएगा 8.3 एक्सपोनेंट 28। तो इसका मतलब आंसर सही आ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम वाली जो बात है ना, वो ये है कि वॉल्यूम में होती है 3 डायमेंशन। ठीक है, तो उसमें से दो को अगर कंबाइन कर दें तो वो एरिया बन जाएगा। हाँ, वो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वो चार्ज डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला होता है, पेपर में गिवन भी होता है, ये वो वाला था, इस वजह से। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड वाला। ओके, थर्ड पार्ट है, कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। तो ये फॉर्मूला पेपर में ऊपर गिवन होता है, अगर आपको याद ना हो तो आप ऊपर में उसमें से देख सकते हो, डेटा में से। तो हम इसे डायरेक्ट, अब ये वाला जो भी है ना, ये वेलोसिटी है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। ये वेलोसिटी हो गया, ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो कि ये ऊपर भी था, वहां तो यूज किया नहीं, यहाँ क्यों यूज करें। तो करंट की वैल्यू जो है वो गिवन थी कुछ 0.85। स्मॉल एन की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है ऊपर, 8.3 पावर 28। एरिया की वैल्यू जो है वो 1.3 -6। ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज, ये। तो अब इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करते हैं, 0.85 डिवाइडेड बाय 8.3 एक्सपोनेंट 28 इंटू 1.3 एक्सपोनेंट -6 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये आ रहा है 4.9 एक्सपोनेंट -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने डायग्राम दिए है। अ डिफरेंट कॉपर वायर क्यू हैज सेम वॉल्यूम एज वायर पी बट नॉन यूनिफॉर्म रेडियस। अब रेडियस आप देख सकते हो इसका डिफरेंट है। R1 is at and x of wire q is the same as the radius of wire p, radius R2 is less than R1। तो रेडियस 1 जो है वो बिल्कुल q जैसा है, लेकिन रेडियस 2 जो है वो नया रेडियस है जो कि R1 से लेस है। अब वो पूछ रहे हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर q कंपेयर्स विद द रेजिस्टेंस ऑफ वायर p। मतलब p वायर ये वाली आपके पास है, ये q है, वायर q। और पी आपके पास प्रीवियस वाली थी, वो अगर आप देखो वो यूनिफॉर्म थी, तो उसमें दोनों साइड्स एक जैसी थी। और अब क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो इसका ये वाला रीजन है ना, ये बिल्कुल आपके पास इक्वल है वायर पी के, मतलब जैसे वायर पी का था ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इसके आगे जाते जाते जो है ये फिर क्यू बन गया, ये वाला रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब है बिल्कुल आपने पी जो वायर थी उसके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया और आगे जाते जाते फिर वो चेंज हो गया। और ये अब आपके पास 4 मार्क की एक्सप्लेनेशन है, यानी इसमें सारी चीज़ों को आपने कवर अप करना है, जो जो फैक्टर्स आपके पास फॉर्मूला में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैसे तो लेंथ के। और इन्होंने यहाँ पर कहा था कि नॉन यूनिफॉर्म रेडियस है, तो रेडियस के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि रेडियस का फॉर्मूला
आप किस तरह से इसमें यूटिलाइज करते हो, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू रॉ एल अपॉन ए तो होता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि एरिया आगे जाके कम हो रहा है। ठीक है, अभी आपको क्लियरली एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि एरिया कम हो रहा है, रेजिस्टेंस तो बढ़नी चाहिए। तो जैसे जैसे आगे आप इसे लेकर जाओगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगी। और उन्होंने सिर्फ पूछा भी रेजिस्टेंस के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बात की थी ना सेम वॉल्यूम वाली, इसको भी तो आपने इंक्लूड करना है अपने आंसर में। तो इसको हम ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे अब ये एरिया है ना, इस एरिया को अगर आप वॉल्यूम से रिप्लेस करो, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इनटू लेंथ के। अभी हमारे पास एरिया गिवन है, तो एरिया इक्वल होगा वॉल्यूम ओवर लेंथ के। तो इसका मतलब है एरिया की जगह पर हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा वॉल्यूम ओवर लेंथ। और जब ये वैल्यू शफल होगी तो लेंथ ऊपर चला जाएगा, यानी लेंथ स्क्वायर ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर वॉल्यूम सेम है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये वैल्यू बनती है। ठीक है, तो लेंथ आपके पास इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस आपके पास डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा है नॉन यूनिफॉर्म रेडियस। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर हम एरिया की जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एल स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एल स्क्वायर का मतलब, पहले अगर आप जर्नल फार्मूला देखो उसमें लेंथ की इक्वल था, हमने पहले यही फार्मूला यूज किया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब वो हो गया लेंथ स्क्वायर। अब लेंथ स्क्वायर का मतलब ये कि इसमें चेंज आएगा। ठीक है, तो एक चीज आपको ये पता चली यहाँ से कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी लिख सकते हो वर्किंग में। ठीक है, अब खैर वहाँ लिख दिया है। तो उसमें से हमारी जो काम की चीज़ है वो ये है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ, सो हमने वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं किया, अब वॉल्यूम की जगह वैल्यू रखी हमने। फॉर द सेम वॉल्यूम लेंथ इंक्रीजेस एरिया डिक्रीजेस, क्योंकि एरिया आपके सामने जो है वो क्यू पॉइंट पर जाकर कम हो रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। तो जब हमने वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपको वैल्यू मिली लेंथ स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। और एरिया आपने छोटा कंसिडर किया क्यू का। ठीक है, इसका एरिया कम है क्योंकि इसका रेडियस कम है, इसका एरिया ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया की वैल्यू कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अगर आप देखो, हेंस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्यू increases and greater than and greater than वायर पी। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें फैक्टर्स यूज होंगे। जो उन्होंने वॉल्यूम वाली बात कही थी उसको भी इंक्लूड कर दिया, और जो रेडियस के रेफरेंस से उन्होंने बात की थी तो उससे एरिया भी कंसिडर करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपके पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ,
इसके बाद सेकंड पार्ट है, ऑन फिगर 6.3 स्केच अ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द चार्ज कैरियर्स विद डिस्टेंस फ्रॉम एंड एक्स ऑफ वायर क्यू। तो अब स्केच करना है, बस आपको एक फ्री हैंड डायग्राम बनानी है यहाँ पर। तो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब ये हुआ कि अभी जैसे हमने बात की थी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। तो जब भी स्क्वायर आता है आपके पास, तो ग्राफ में कर्व आएगा। तो ग्राफ कर्व होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पर लेंथ जो है वो एक्स स्क्वायर आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, क्योंकि जीरो से तो, जीरो तो थी नहीं वैल्यू हमारे पास, और ये इस तरह से होगा। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे या लेंथ बढ़ाओगे, तो रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज होगी और एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर हम पहले ये पार्टिकल वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास लास्ट सेक्शन पेपर का कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है कि एन आइसोलेटेड स्टेशनरी न्यूक्लियस क्यू डिकेज इनटू न्यूक्लियस आर एंड एन अल्फा पार्टिकल, और इसकी स्पीड गिवन है। आपने इक्वेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत आसान है। तो यहाँ पर 88 है और 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 86 होना चाहिए, और ये 226 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल मैथ्स करना है, इसमें कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। और उसके बाद है, बाय कंसीडरिंग मोमेंटम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ न्यूक्लियस आर आफ्टर द डिके। तो न्यूक्लियस की स्पीड कैलकुलेट करनी है डिके के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिके से पहले और डिके के बाद, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व होना चाहिए, तो ये पार्टिकल्स में मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, क्योंकि आपने याद होगा, आपको मोमेंटम के नोट्स में हमने लिखा हुआ है कि जब बड़ी बॉडीज की बात होती है, जैसे बॉल, फुटबॉल एक्सेट्रा, तो उसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गैस पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल्स, उनमें हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिशन की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज इनिशियली तो वो रेस्ट में था, फिर डिके होकर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, आफ्टर डिके में m1 v1 माइनस m2 v2, यानी दोनों का मोमेंटम अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो वो जीरो आना चाहिए। तो 222 v1 माइनस 4 टाइम्स अल्फा की स्पीड आपको पता है, इसलिए उन्होंने इस बार स्पीड दी थी स्टार्ट में, वरना वो देते तो नहीं है इस क्वेश्चन में। और ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आपने आंसर बता दिया। आपने 2.7 एक्सपोनेंट 5 बताया है, सही है, यही आंसर आएगा। तो बेसिकली ये भी मोमेंटम से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, पार्टिकल से रिलेटेड तो बहुत कम हुआ ये। 3 मार्क्स ये मोमेंटम की वजह से ही है। और स्टेट 3 क्वांटिटीज दैट आर कंजर्व्ड ड्यूरिंग द डिके। तो एक तो अभी हमने देखा मोमेंटम कंजर्व,
क्योंकि पार्टिकल्स है स्मॉल, तो इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। और उसके अलावा चार्ज, क्योंकि अभी जो हमने नंबर बैलेंस किए, तो उसका मतलब यही था कि चार्ज बैलेंस कर रहे हैं। और दूसरी बात, न्यूक्लियर नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें कंजर्व रहती है हमेशा। और ये आपके पास पार्टिकल वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपके पास फेब मार्च का ऑलमोस्ट हाफ पेपर हुआ। इसमें सेवन, हाँ 4 से हमने शुरू किया था, 4 5 6 7, 4 क्वेश्चंस कर लिए। तो 3 क्वेश्चंस रह जाएंगे इसके बस। और वो मतलब मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, तो वो हम उसे नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उसके साथ फिर जो फैब मार्च का एमसीक्यू है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो दोनों आपके पास लेटेस्ट पेपर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। सही है।